हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ठीक। ठीक। तो लास्ट के सेशंस में हमने क्या देखा था, पंडास के बारे में पढ़ रहे थे। और उसके अंदर हमने देखा था पंडास के बारे में कि पंडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। और उससे हम डेटा सेट्स पर काम कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशंस भी लिखवा कर दी थी। पंडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद डेटा सेट्स के ऊपर काम करने के लिए यूज होती है। तो इसके पीछे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे कि काफी ज्यादा बड़ा डेटा सेट्स अगर आपके पास होगा तो वो आप यूज कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। अब वही काम तो हम एक्सेल के अंदर भी करते हैं, वही काम हम उसके बाद में बहुत सारे टूल्स हमारे पास रहते हैं, उनके अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली तौर पर हम एक्सेल के अंदर वो काम करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर वो काम यूजुअली करते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा डेटा बड़ा डेटा सेट्स होगा तो फिर उसको लेके जाते हैं हम पाइथन के पंडास के ऊपर, वहां पर जाके इसका जो भी वर्किंग का काम है वो किया जाता है। ये हमने देखा था। तो सिंपली ये देखा था, फिर थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का पार्ट भी देखा था, थोड़ा सा इंस्टॉलेशंस भी करवाया था लास्ट के सेशंस में, जिसके अंदर हमने कहीं पर हमने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया था, किसी के सिस्टम में गूगल कोलैब कोई यूज कर रहा है, तो हर एक सिस्टम के अंदर हमने प्रॉपरली इंस्टॉलेशंस किया था। और उसको यूज करके हमने एक सीएसवी फाइल को, अब कोई भी एक सीएसवी फाइल होगी उसको हमने अपलोड किया था। सिंपल से कोई भी फाइल हो सकती है। ठीक है। तो वो फाइल को हमने अपलोड किया था। यहाँ पर हम एक स्मॉलेस्ट फाइल यूज करने वाले, जिसको हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्मॉलेस्ट फाइल होगी हमारी, जिसको हम एक्सेल के सीएसवी फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। जैसे कि कोई भी डेटा रहेगा तो डेटा डॉट सीएसवी, ये इस तरह से फॉर्मेट रहेगा उसका। तो इस फाइल को हमने क्या किया था, लास्ट सेशन में अपलोड भी किया था, फिर से और एक बार आज अपलोड करके भी देखने वाले हैं हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर, और फिर आगे की चीजें हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेटा सेट्स, डेटा इज एवरीवेयर। मैंने बताया था सबको कि डेटा हर तरफ रहता है, हर जगह पर डेटा रहता है। और डेटा के ऊपर हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मशीन्स होंगी डेटा साइंस के अंदर या फिर डेटा एनालिसिस के अंदर, सिस्टम्स होंगे, या फिर ये भी बताया था मैंने कि ह्यूमन होंगे, या फिर कोई भी वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट हो इस दुनिया में, वो पूरी की पूरी डेटा के ऊपर वर्क करती है। हर किसी के पास डेटा है। अब जिसके पास प्रॉपरली वेल मेंटेनेड और लेटेस्ट डेटा है, वो चीजें अच्छे से वर्क करेगी। जैसे कि आपके दिमाग में लेटेस्ट डेटा होगा, प्रॉपरली डेटा होगा, फिल्टर किया हुआ डेटा होगा, मॉडिफाई किया हुआ डेटा होगा, तो आप अच्छे से वर्क करोगे, अच्छे से काम करेगा और लेटेस्ट लेटेस्ट चीजें कर पाओगे। नहीं तो आपको घूमना है पुणे के अंदर और 10 साल पहले का दिमाग में आपके पास रूट वगैरह सारे रास्ते 10 साल पहले के दिमाग में है, तो आप नहीं घूम पाओगे, क्योंकि अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। उसी तरह से होता है। डेटा अगर किसी भी मशीन्स के पास, किसी भी सिस्टम के पास, किसी भी जो भी एआई के पास, या फिर किसी भी डेटा एनालिसिस कंपनी के पास अगर ओल्डेस्ट डेटा होगा तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसका 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 जो भी काम रहेगा वो हम पाइथन के पंडास के अंदर करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक्सेल फाइल ले लेता हूँ। ठीक है। होप सो मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं हम। मैं जाऊंगा जुपिटर नोटबुक के अंदर, एंड देन यहाँ पर एक डेटा सेट से मेरे पास डेटा डॉट सी एस सी नाम का एक डेटा सेट से यहाँ पर फाइल दिखाई दे रही होगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मेरी एक्सेल ही फाइल है। ठीक है। डेटा एकदम छोटा सा है, छोटे से एंट्रीज है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से डेटा एंट्रीज है मेरे पास। क्या है, देर आर 4 कॉलम्स। नेम का एक कॉलम है, एज का एक कॉलम है, सिटी है और सैलरी है। और उस हिसाब से यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया हुआ है। अब इस डेटा को आप बढ़ा भी सकते हो। अभी यहाँ तो फिर मेरे पास सिर्फ 5 ही एंट्रीज है। ठीक है। आप इसको इंसर्ट जब खुद से करोगे तो 10 15 20 25 एंट्रीज भी कर सकते हो। 10 एंट्रीज तो मैक्सिमम कर ही सकते हो। ठीक है। अब जब डेटा आपके पास आएगा, कंपनी आपको देगी, सामने वाली कंपनी, जिसके ऊपर 2 4 काम हो सकते हैं। तो देखो आपको पास से 2 4 काम कैसे करवा के ले सकते हो, डेटा एनालिसिस का काम करवा के ले सकते हैं, और डेटा मॉडिफिकेशंस का काम करवा के ले सकते हैं, डेटा कलेक्शंस का काम करवा के ले सकते हैं। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो ये सारे काम के ऊपर आपको डेटा दिया जा सकता है। अब जो डेटा आपको कंपनी देगी या फिर आप खुद से भी जाके कलेक्ट करोगे,
तो वो डेटा होगा लार्ज अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं बिग डेटा, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। बिग डेटा होता है। तो बिग डेटा का काम क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉलम्स और बहुत ज्यादा रोज रहेंगे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। अब मान के चलो कि यही चीज मैंने लास्ट के सेशंस में डिस्कस की थी, कि ये डेटा जो है मेरे पास चार पांच एंट्रीज है, रोज है, और चार कॉलम्स है और पांच रोज है, इसका डेटा है मेरे पास। अब यहाँ पर मान के चलो कि मेरे पास 10,000 रोज होते और 20 लाख कॉलम्स होते, तो फिर वहां पर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। वो पूरा का पूरा बिग डेटा कैटेगरीज के अंदर आ जाता। फिर मुझे समझने में, अंडरस्टैंड करने में, डेटा को अंडरस्टैंड करने में, समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते। तो यही चीजें होती है, दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथन का पांडास यूज करते हैं। इस डेटा को छोटा रहो बड़ा रहो, कितना बड़ा रहो डेटा, पहले तो हम छोटा ही डेटा पांडास के ऊपर लेके देखेंगे, पाइथन के पांडास के ऊपर, और उस पर काम करेंगे, बाद में बड़े बड़े डेटा सेट्स को लेंगे। तो मेरे पास एक इस तरह से डेटा सेट्स है, जो कि मेरे एक्सेल में फाइल है। इस फाइल को मैं फाइल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करूंगा, ब्राउज करूंगा जहां पर भी मुझे सेव करना है इस फाइल को। तो ब्राउज करूंगा, मैं किसी भी लोकेशन पर सेव करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल को सेव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर मेरे कुछ भी फाइल का नाम दे देता हूँ मैं। इसको नाम दे देता हूँ डेटा डॉट सी एस वी, नाम है ना, तो यहाँ पर मैं एन डेटा डॉट सी एस वी कर देता हूँ। एन डेटा डॉट सी एस वी स्मॉल में लिखा है मैंने। इसका सेव एज टाइप है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए सी एस वी में स्टोर करना पड़ेगा। ये लास्ट लेक्चर्स में देखा था। सेव करोगे, ये सी एस वी में मेरे फाइल स्टोर हो गई, ठीक है। उसके अंदर डेटा है, कुछ भी जो भी जैसा भी डेटा है, डेटा है अवेलेबल है। इस डेटा को मुझे पाइथन के pandas के ऊपर लेना है, ठीक है। वो कैसे करूंगा मैं, अगेन जाऊंगा मैं, मेरा जिसको जो यूज कर रहा है गूगल कोलैब, वो गूगल कोलैब ओपन कर सकता है। जो जुपिटर नोटबुक यूज करता है, उसको जुपिटर नोटबुक यूज कर ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का सेम ही चीजें रहेगी। सिर्फ गूगल कोलैब सर्वर पर रन होता है और जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम में डाउनलोड रहेगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्विकली। जिसे मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर पूरा का पूरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यू फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। ऑलरेडी आपकी स्टोरेज फाइल होगी तो ठीक है, उसके अंदर जाके प्रोग्राम करो। अगर नए से आपने लॉग इन किया है, नया पहली बार किया है, तो आप वहां पर फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फाइल क्रिएट की, और कुछ इस तरीके से लुक दिखाई देगा, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर जिस तरह से सेल्स दिखाई दे रहे हैं हमारे, ठीक है, इस तरह से कुछ सेल्स दिखाई देंगे। इस सेल्स के अंदर आप जाके प्रोग्रामिंग करोगे, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो प्रोग्रामिंग करोगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि पंडास का देखा था हम लास्ट सेशंस में। कोई है ऐसा लेक्चर्स के अंदर जिसको मैंने बोला था काफी सारे लोगों को कि पंडास की डेफिनेशंस करके आओ? किसी की याद हुई है पंडास की डेफिनेशन? टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पंडास। पैनल एंड डेटा। ओके। ओके। उसके बीच में का थोड़ा सा रहेगा आपका, एनालाइजिंग के लिए यूज करते हैं, किस किस चीजों के लिए यूज करते हैं, वो रहेगा। कौन है ऐसा सेशंस के अंदर जिसको मैंने डेफिनेशन दी थी और पूरी मुझे सुनाएगा? यस। ओके। ओके, ठीक है, दैट साउंड लाइक गुड। बट ये चीजें सबको याद करनी है। डेफिनेशंस मैंने दी थी लास्ट सेशंस में, वहां पर मैंने बताया था कि पाइंदाज की डेफिनेशंस को मैंने आईएमपी में कंसिडर किया था। और पहले भी मैं ये चीजें डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशंस के अंदर रीड आउट करके आना ही आना है। अगर किसी का ऐसा मुझे समझ में आता है कि उसने वो स्टडी करके नहीं आया है या फिर रीड आउट करके रिवीजन करके नहीं आया है, तो मैं उसको मीटिंग के अंदर से लिव भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो कंसिस्टेंसली
ये चीजें करके आनी है, वो डेफिनेशन याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जब आप जाके बैठते हो, डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू हो या फिर डेटा साइंस का इंटरव्यू हो या फिर किसी भी और फील्ड का इंटरव्यू जहां पर आप डेटास के ऊपर काम करने जा रहे हो, तो वहां पर ये पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पंडास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पाइथन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डेटा एनालिस्ट, व्हाट इज डेटा साइंस, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, उसको रीड आउट करके चलना है, ठीक है। रीड आउट क्यों करना है, क्योंकि अगर मैं अचानक से आपको पूछता हूँ क्वेश्चंस तो अचानक से सब शांत हो जाते हैं, वर्डिंग प्रॉपर वर्डिंग नहीं मिलता, प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं आती, प्रॉपर क्या बताना है। अभी हिंदी मराठी में तो सबको आता है कि क्या है पांडास, हमें दिमाग में तो है, लेकिन एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसके लिए रीड आउट करके आओ, हर दिन मैं आपको डेफिनेशंस दूंगा जिसको आपको रीड आउट करके ही आना है, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, वो करके आया करो। अब यहाँ पर पांडास की डेफिनेशन हमने लास्ट सेशन में देखी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस फाइल को ले लेंगे जो भी मैंने फाइल स्टोर की थी। कौन सी फाइल स्टोर की थी यहाँ पर, तो हम जाके देखते, फाइल्स के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर किया डेटा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर मैंने नई फाइल्स बनाई, किधर गई वो फाइल्स, ये यहाँ पर तो बहुत सारे फाइल्स है। वेयर इज माई एक्सेल फाइल, एक काम करते हैं हम इसको कहीं और स्टोर सेव कर देते हैं जहां पर मेरा सिंपल वही फाइल हो। सेव एज करता हूँ, मैं ब्राउज करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेटा साइंस के अंदर मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ। यहाँ पर ज्यादा कुछ फाइल नहीं है, एंड डाटा डॉट सीएसवी, और सेव कर दिया मैंने, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, अब यहाँ पर मुझे फाइल दिखाई दे रही है एन डेटा डॉट सी एस, ये मैंने फाइल्स बनाए, अभी क्रिएट की, खुद से डेटा को इंसर्ट किया, ठीक है। अब इसको हम पावर बीआई के अंदर ये अपना क्या बोलते हैं, जुपिटर नोटबुक के अंदर या फिर हमारे गूगल कोलैब के अंदर इंपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और जैसे पांडास को रन करूंगा मैं, पांडास की लाइब्रेरी मेरी इंपोर्ट हो गई। सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, इंस्टॉल आपने इसके पहले किया होगा। फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, ठीक है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, नीचे ऑप्शन आ गए, सीएसवी फाइल ले रहे हैं ना। अब सीएसवी फाइल क्यों ले रहा है, इसका भी रीजंस मैंने बताया है लास्ट क्वेश्चंस में। क्यों बताया, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग द फाइल, उसके अंदर कुछ ना कुछ करप्शन आ जाते हैं जब आप ट्रांसफर करते हो फाइल। आपके फ्रेंड को ट्रांसफर किया आपने या फिर किसी को ट्रांसफर किया, तो उसकी मोबाइल में अलग जाएगा, आपके मोबाइल में अलग जाएगा, ठीक है। जैसे आप इमेज भी किसी को भेज रहे हो, फोटो निकाला आपने आपके मोबाइल में और आपके दोस्त की इमेज भेजी, आपने भेजी 5 MB की इमेज और आपके दोस्त को रिसीव हुई 2 ही MB की इमेज हुई, 3 MB का डेटा लॉस हुआ, मतलब पिक्सल लॉस हुई, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सीएसवी फाइल। तो यहाँ पर सीएसवी फाइल को ले लिया, फिर फाइल का नाम ले लूंगा, यहाँ पर क्या नाम दिया था मैंने, एन डेटा डॉट सी एस। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम नाम न लेते हुए यहाँ पर डायरेक्टली उसका पाथ ले लेंगे, मतलब किसी भी लोकेशन पर यहाँ पर फाइल स्टोर हो सकती है ना हमारी, तो यहाँ से पाथ ले लेंगे हम, ठीक है। गूगल कोलैब वालों के लिए ये रन नहीं करेगा, गूगल कोलैब वाले अपलोड करके डायरेक्टली नेम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से पाथ ले रहा हूँ इसका। तो कॉपी एज पाथ, कॉपी एज पाथ किया मैंने, और यहाँ पर जाके इस पाथ को पेस्ट कर देता हूँ। सी में, यूजर्स में, डॉक्यूमेंट में, डेटा साइंस में इन डेटा डॉट सीएसवी फाइल है हमारी, उस फाइल को मैं एक्सेस करवा रहा हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पर मुझे आर लिखना है, आर फॉर रिसोर्सेस, और इसको किसी भी एक डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ, और डीएफ के अंदर आप कुछ भी नाम ले सकते हो डेटा फ्रेम का, मैं डीएफ के अंदर स्टोर कर देता हूँ। इस लाइन को रन कर देता हूँ, और मुझे डीएफ को प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ पर मैं प्रिंट डीएफ लिखूं या फिर डायरेक्टली मैं डीएफ लिखूं, दोनों का आंसर एक ही हो जाता है। प्रिंट डीएफ लिखा तो भी वही डेटा सेट हमारा प्रिंट हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। वही डेटा सेट से जो कि हमारे एक्सेल फाइल के अंदर था, वही डेटा सेट हमने यहाँ पर अपलोड करवा दिए। मतलब जिस डेटा सेट पर काम करवाना है, अगर आपके पास आपके सिस्टम में वो डेटा सेट्स अवेलेबल है, मतलब कंपनी ने आपको प्रोवाइड करा के दिया डेटा सेट्स को, ये ले लो इस पर काम करो, तो जो भी करना हो काम उसके ऊपर मशीन लर्निंग करवानी हो, उसको यूज करके एआई बनाना हो, उसको यूज करके रोबोट बनाना हो, उस डेटा को एनालिसिस करना हो, उस डेटा पर जो कुछ भी डैश पावर बाई के डैशबोर्ड्स बनाने हो, एक्सेल की रिपोर्ट बनानी हो, जो कुछ भी काम करना हो, उसके पहले आप क्या करोगे, उस डेटा को अपलोड करोगे आपके गूगल कोलैब के ऊपर, या फिर आप अपलोड करोगे जुपिटर नोटबुक के ऊपर। पांडास की हेल्प से आप उसको थोड़ा सा क्लीन करोगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का, अपडेशन का, डिलेशन का, अंडरस्टैंडिंग का काम करोगे उसके अंदर। तो इस तरह से फाइल हम अपलोड करें।
अब गूगल कोलैब वालों को क्या करना है, सिंपली उनका तो कुछ फंडा है नहीं, यहाँ पर क्या करोगे वो अपलोड करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो फिर से मुझे बताने की जरूरत है नहीं। आप डायरेक्टली अपलोड करोगे, गूगल कोलैब पर जाओगे और वहां पर अपलोड कर लोगे आप फाइल को, और फिर उसके बाद में डायरेक्टली यहाँ पर फाइल का नाम डाल दोगे, ठीक है, तो फाइल वो आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने फाइल को यहाँ पर अपलोड किया है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? सबको बताना है? ओके। ललित क्लियर है? ललित क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट आपको? समृद्धि एनी डाउट्स? मैसेज कर सकते हो, अगर कम्युनिकेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज कर सकते हो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, सब लोग क्या करो, जिन्होंने फाइल अपलोड नहीं की है वो फाइल, इस फाइल को अपलोड करवाओ। ओके। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से अपलोड करवाओ फाइल को इस तरह से। अब ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, या फिर जिसको नहीं भेज तो नहीं दूंगा मैं, क्रिएट करो इस तरह की CSV फाइल, नेम एज सिटी सैलरी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। जैसे किसी भी डेटा सेट्स को आपने अपलोड करवा दिया, जो कोई भी डेटा सेट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग ही हमारा डेटास के ऊपर हो जाता है। हर एक चीज डेटास के ऊपर बनी है, डेटास के यूज करके अच्छे से बेहतर वर्क करती है। तो उसी तरह से डेटा पर काम करने से स्टार्टिंग होंगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले जब डेटा आपको इस पर अपलोड करवाओगे तो सबसे पहले क्या काम करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पर होगा अंडरस्टैंड करने का काम होगा। जो भी डेटा सेट्स लिए आपने, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहला हमारा काम होता है अंडरस्टैंड करने का काम होता है। मतलब जो डेटा लिया है आपने उसको समझने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। अब आप बोलोगे कि ये डेटा तो लार्ज अमाउंट में रहेगा, एकदम बड़ा, ज्यादा, बहुत ज्यादा डेटा रहेगा जिसके अंदर लैक्स ऑफ एंट्रीज भी रह सकती है, तो उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करोगे? तो उसको समराइज कर करके हम अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे नीड के हिसाब से हम उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालेंगे,
उसको पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो डेटा अंडरस्टैंड करना ये हमारा फर्स्ट टेक्निक बन जाती है, क्योंकि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक आप किसी भी डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करोगे उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज आप अगर डेटा को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप मशीन्स को नहीं सिखा सकते हो। अगर आपको खुद को डेटा नहीं पता तो अंडरस्टैंड नहीं किया अच्छे से, आप अच्छे से रिपोर्ट भी नहीं क्रिएट करवा सकते हो पावर बीआई के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर। या फिर आप उसको मशीन लर्निंग थ्रू मशीन को नहीं सिखा सकते हो, एआई को नहीं बना सकते हो, या फिर कुछ उसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो। तो डेटा को अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ इस केसेस में हमारे पास जो डेटा है वो एकदम सिंपल छोटा सा डेटा है, ठीक है। ये छोटा सा डेटा है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ भी लोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, जिसके अंदर नेम है, एज है, सिटी है, सैलरी। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये हमारा इम्प्लॉयज का डेटा है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जहां पर आपको डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा बिग डेटा पर काम करने दिया जाएगा, तो उस डेटा को किस तरह से अंडरस्टैंड करोगे वो देखना है हमें। तो अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें उस डेटा को पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा, एक एक एंट्रीज को पढ़ना पड़ेगा। अब एक ऐसा डेटा सेट है जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा एंट्रीज है, जिसके अंदर आप समझ के ले लो कि यहाँ पर 20 2 लाख, 20 लाख, या फिर बहुत ही ज्यादा एंट्रीज है। ये इतने एंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर है। तो अब इस एंट्रीज को कहाँ से पढ़ोगे, इतना ज्यादा आप कैसे पढ़ोगे एंट्रीज को, ठीक है ना। तो इतनी ज्यादा एंट्रीज को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर डेटा को अंडरस्टैंड करना है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन इतने ज्यादा एंट्रीज तो उसको पढ़ेंगे भी तो कैसे, ये भी क्वेश्चन है माइंड में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम उसमें से डेटा को समराइज करके निकालेंगे और फिर उन चीजों को पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान के चल लो कि हमारा डेटा है डीएफ का, तो मैं यहाँ पर डीएफ को प्रिंट कुछ अलग वे में कर देता हूँ, डायरेक्टली डीएफ नाम डाल के प्रिंट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा होके प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डेटा है अवेलेबल। अब मान के चल लो ये जो डेटा है ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा है, जिसको मुझे थोड़ा सा रीड आउट करके इंफॉर्मेशन इसमें से निकालनी है। तो सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, इस डेटा के कुछ टॉप के कुछ एंट्रीज को पढ़ूंगा, डाउन के कुछ एंट्रीज को पढ़ूंगा, और उसके बाद में मैं बीच में के मिडल के कुछ एंट्रीज को पढ़ूंगा। मतलब 10,000 एंट्रीज भी है ना, तो टॉप के कुछ एंट्रीज को पढ़ लिया मैंने, रीड आउट कर लिया, बीच में कुछ एंट्रीज को रीड आउट कर लिया, और लास्ट के कुछ एंट्रीज को रीड आउट कर लिया। तो मुझे मैक्सिमम टाइम ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह के एंट्रीज जो है वो डेटा के अंदर हमारे अवेलेबल है और किस टाइप का डेटा हमारे पास है। तो वो चीजें करना पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, इस डेटा फ्रेम को नाम क्या दिया है मैंने, डीएफ नाम है, डीएफ में स्टोर कर दिया। तो डीएफ यहाँ पर लिखूंगा डीएफ डॉट हेड। हेड का मीनिंग क्या हो जाता है, यहाँ पर टॉप हो जाता है हेड, और हेड के अंदर कोई भी एक वैल्यूज लूंगा, जैसे कि मैं 3 वैल्यूज ली, दैट्स मीन्स कि टॉप के 3 एंट्रीज मुझे दिखाई देंगे। और इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा यहाँ पर। और जैसे रन कर देता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो कि टॉप के 3 एंट्रीज दिखाई दे रही है। एक तो हमारे 0 नंबर की एक एंट्रीज है, उसके बाद 1 नंबर की एंट्रीज है, और सेकंड नंबर की एंट्रीज। मतलब इसके अंदर जितना नंबर्स लोगे आप उतने एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, मतलब टॉप के एंट्रीज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डीएफ डॉट हेड, डीएफ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका नाम ही डीएफ रखा है ना। ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ पर स्टोर किया, डीएफ के अंदर स्टोर किया, और डीएफ को प्रिंट कर दिया। डीएफ को प्रिंट करने के बाद डीएफ कुछ इस तरह से डेटा दिखाई दे रहा है मुझे। अब इस डेटा के अंदर जाके काम करना है, मतलब डीएफ नाम से मुझे बुलाना पड़ेगा हर बार। तो डीएफ डॉट हेड और इन ब्रैकेट 3 लिखा, दैट्स मीन्स कि इस पूरे के पूरे डेटा सेट में चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो 3 एंट्रीज आएंगे। बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं लूंगा ना इसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट 5 एंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है? तो ये 5 एंट्रीज आ रहे हैं इसके अंदर, मैंने टोटली 5 एंट्रीज है तो 5 एंट्रीज दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं लोगे ना, तो आपके 5 एंट्रीज आपको दिखाई देंगे। बाकी आप इसमें कुछ भी नंबर डाल दो, उस नंबर के हिसाब से उतनी एंट्रीज आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कर दिया और बाकी से प्रिंट कर देता हूँ। तो कुछ टॉप के 3 एंट्रीज को मैंने पढ़ा, या फिर मैं यहाँ पर मान के चल चल लेता हूँ कि मैंने 2 एंट्रीज को टॉप के पढ़ा, इसको रीड आउट किया, तो टॉप के 2 एंट्रीज मुझे दिखाई दे रहे। अब इसी तरह से मैं क्या करूंगा, डाउन के कुछ एंट्रीज को पढ़ना है मुझे, नीचे के बॉटम के कुछ एंट्रीज को पढ़ना है। तो मैं डीएफ डॉट टेल लिखूंगा यहाँ पर, और टेल के अंदर में कुछ एंट्रीज को पढ़ना है मुझे, शायद से 2 एंट्रीज को पढ़ना है, तो मैं 2 कर दूंगा यहाँ पर, और इसको इंसर्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर डाउन के एंट्रीज आ रहे हैं, ईवा एंड देन डेविड, ठीक है। और उनके जितना भी चीज है, डेटा है, वो डेटा दिखाई दे रहा है। मतलब डीएफ डॉट हेड से, मतलब डीएफ के अंदर जो भी स्टोर किया, डीएफ डॉट हेड से टॉप के कुछ एंट्रीज को हम पढ़ सकते हैं, और डीएफ डॉट टेल से डाउन के कुछ एंट्रीज को हम पढ़ सकते हैं। मतलब रीड आउट करने के लिए हम टॉप के कुछ एंट्रीज को पढ़ेंगे, बॉटम के कुछ एंट्रीज को पढ़ेंगे, और मिडल के कुछ एंट्रीज को, वो भी हम आगे चल के निकालना सीखने वाले, उनकी उस एंट्रीज को पढ़ेंगे।
तो इस तरह से डेटा के ऊपर अंडरस्टैंड करने का काम करें, क्योंकि मेन चीज जब तक आप डेटा अंडरस्टैंड नहीं करोगे आप नेक्स्ट प्रोसेस पर नहीं जा सकते हो, नेक्स्ट प्रोसेस पर जाके आप काम नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, ये मैंडेटरी चीज है सबके लिए कि कितना भी बड़ा डेटा हो, कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, बिना उसको रीड किए, बिना डेटा को अंडरस्टैंड किए हम नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जाएंगे या फिर नेक्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट की स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम अंडरस्टैंड ही कर लेंगे डेटा को, ठीक है। तो ये क्विकली हम कर सकते हैं कि डी एफ डॉट हेड, डी एफ डॉट टेल, अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, तो जैसे आपने फाइल को अपलोड किया होगा तो उसके ऊपर हेड और टेल करो, और उसके बाद में फिर हम आगे चल के देखेंगे कि मिडल की वैल्यू किस तरह से हम एक्सेस करवा सकते हैं। टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चल रहा है, तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो। और अगर कुछ डाउट होंगे, छोटे से छोटा भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अगर एरर आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो या फिर मुझे फोटोज भेज सकते हो, वो एरर को हम सॉल्व करेंगे। क्या लेना है कैसे? हाँ, अच्छा, ठीक है। गूगल कोलैब यूज कर रहे हो आप? जुपिटर नोटबुक क्या यूज कर रहे हो आप? कोलैब यूज कर रहे हो? देखो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया, गूगल कोलैब्स में लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरा गूगल कोलैब डायरेक्टली यहाँ पर है तो मैं क्लिक कर देता हूँ, गूगल कोलैब को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर गूगल कोलैब्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पांडास की फाइल ऑलरेडी क्रिएट है, या फिर आप नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। ये फाइल को मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं इंसर्ट करना सिखाऊंगा। वेट 10 मिनट्स, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ पहले काम किया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरा गूगल कोलैब ओपन हुआ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसको, पंडास को। इंपोर्ट पंडास एस पी, ठीक है। ये इंपोर्ट कर दिया पंडास को, इसको रन कर देता हूँ। तो ये मेरा कोड रन हो जाएगा। वेट करो, फर्स्ट वाली लाइन थोड़ा सा डिले से लोड होती है और उसके बाद में सेकंड वाली अच्छे से लोड होती है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मतलब, ताकि आपको दिखाई देगा। यस, तो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन हमने अपलोड की। सेकंड वाली लाइन में क्या करना है हमें, उसके पहले यहाँ पर एक लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, प्रदीप। उस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप, और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। क्या किया मैंने, दो चीजें की। हाँ, यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर छोटा सा अपलोड का ऑप्शन, अपलोड पर क्लिक किया। और यहाँ पर जो भी फाइल है मेरे, जिस भी फाइल को लेना है मुझे, जैसे कि मेरे डेटा साइंस के अंदर मेरी फाइल स्टोर है, कौन सी, न्यू डेटा वाली, उसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर एन डेटा डॉट सी एस वी, और मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करती यहाँ पर और एक बार ओके कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर मेरी फाइल आ गई, एन डेटा डॉट सी एस वी। अब डायरेक्टली मुझे क्या करना है, यहाँ पर पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, और फिर इसके बाद इन ब्रैकेट देके यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखना है। नाम क्या है, न्यू डेटा डॉट सीज। इस तरह से मैंने फाइल का नाम लिखा, और इसको एक डीएफ में मैं स्टोर करता हूँ, तो डीएफ में स्टोर करूंगा मैं। डीएफ, डीएफ के अंदर स्टोर कर दूँ, और इस कोड को भी रन कर देता हूँ। ये भी रन हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, न्यू लाइन ले लूंगा, और कोड पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर न्यू लाइन ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं डीएफ को प्रिंट कर देता हूँ। डीएफ को प्रिंट कर देता हूँ, या फिर प्रिंट डीएफ भी लिख सकते हो, डायरेक्टली डीएफ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं इसके अंदर। और जैसे प्रिंट करते हो तो देखो यहाँ पर डेटा आ गया पूरा का पूरा, हो गया इंसर्ट डेटा। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। और कोई भी एक ऑप्शंस ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी एक ऑप्शंस ले सकते हो सीएससी का। ओके, इसके अलावा किसी कुछ डाउट? सबका हो गया? ये
क्विकली करवा के दो चीजें रन करवा के मुझे फोटोज भेज दिया करो पर्सनली, जिससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आपको कंप्लीट किया है। ठीक है, सोमनाथ को तो भेज दिया। ठीक है, हेड की कुछ वैल्यूज निकाल दी, टेल डीएफ डॉट टेल करके बॉटम की कुछ वैल्यूज निकाल दी। अभी बीच में की जो भी मेरे मिडल की वैल्यूज है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आईलॉग फंक्शंस का यूज करेंगे। तो आईलॉग फंक्शंस क्या हो जाता है होता है वो तो पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाकी सारी चीजें करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईलॉग। आईलॉग का मीनिंग यहाँ पर सीधा सीधा हो जाता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन। लोकेशन वाइज हम क्या करेंगे, लोकेशन वाइज जो भी मिडिल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे, तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा डीएफ, क्योंकि मेरा डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डीएफ नाम रखा हुआ है मैंने। जो भी नाम लिखा है वो नाम मैं ले सकता हूँ। आपने जो अलग नाम दिया होगा तो आप अलग नाम लिख सकते हो। डीएफ डॉट आई लॉग, ये मुझे लिखना पड़ेगा। फिर आई लॉग का एक ब्रैकेट आएगा, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट हम लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिया, डीएफ डॉट आई लॉग स्क्वायर ब्रैकेट लिया, और उसके अंदर हमने दो कॉलम देना पड़ेगा हमें, ये कॉलम्स और ये कॉलम्स, और बीच के बीच में कॉलम कॉमा। ये कॉलम फर्स्ट और दो ये दूसरा वाला कॉलम, दो कॉलम यहाँ पर दे रहा हूं मैं। और दो कॉलम का मीनिंग जान लेता हूं मैं। चलो, डीएफ डॉट आई लॉग, आई लॉग का मतलब है तो आई लोकेशन, डीएफ के लोकेशन वाइज हम ट्रैक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इन ब्रैकेट मैंने दो कॉलम दे दिए। तो दोनों कॉलम का मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट वाले कॉलम का मीनिंग हो जाता है रोज, कितने रोज चाहिए। और सेकंड वाले कॉलम का मीनिंग हो जाता है, इसका हो जाता है कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक है, ये पहले वाले कॉलम का मीनिंग होगा रोज, दूसरे वाले कॉलम का मीनिंग होगा कॉलम्स, कि कितने रोज चाहिए कितने कॉलम चाहिए। तो इसके अंदर आपको वैल्यूज देना पड़ेंगे, कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, पहला एक रो से लेके 3 रोज तक चाहिए, और उसके बाद में मुझे कॉलम्स ऑल कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, ऑल लेना है तो कोई वैल्यू नहीं दूंगा। अगर पर्टिकुलरली कोई कॉलम्स लेना है आपको तो वहां पर दे सकते हो, आपको पहले कॉलम से लेके चौथे तक चाहिए, या फिर दूसरे तक चाहिए, तीसरे तक चाहिए, इस तरह से आप दे सकते हो यहाँ पर वैल्यू। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं दी है कॉलम्स के अंदर। रोज मुझे 1 से 3 तक चाहिए, तो मुझे 1 और 2 नंबर के रोज, दो ही रोज आ जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर का नहीं आएगा, एक नंबर हमें ज्यादा का देना पड़ता है। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर के रोज आ जाएंगे यहाँ पर। तो उसको हम आईलॉग फंक्शंस को परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर डीएफ को एक बार प्रिंट कर देता हूँ अगेन, और यहाँ पर डीएफ आ गया। अब इस डीएफ को हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीएफ डॉट आई लॉग, और आई लॉग के अंदर एक ब्रैकेट लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर दो कॉलन दे देता हूँ, ये पहला वाला कॉलन कॉमा ये दूसरा वाला कॉलन, दो कॉलन्स मैंने दे दिए। फोकस करो यहाँ पर। और मुझे क्या चाहिए, कुछ दो एंट्री चाहिए, मुझे चाहिए बॉब और चार्ली, जितना ही दिखाना चाहिए मुझे, इतने बीच में की एंट्रीज देखनी है, बॉब और चार्ली की दिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने फर्स्ट वाला पहला नंबर लिखा है फर्स्ट, और उसके बाद मैं लिखा देता हूँ 3। मतलब कितने रोज चाहिए मुझे, 1 से लेके 3 तक, 1 और ये 2, ये दो ही प्रिंट हो गए, थर्ड वाला नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि एक नंबर हम ज्यादा का देना पड़ता है हमें, क्योंकि वो तक प्रिंट हो गए। उसके बाद में ये वाला जो कोलन दिया है हमने यहाँ पर, सेकंड वाला कोलन कॉमा, कॉमा करके उसका डिवाइडेशन कर दिया यहाँ से। मतलब यहाँ पर जब अगर मैंने कॉमा दी देना, ये पार्ट हो गया कॉमा, मतलब डिवाइडेशन कर दिया ये मेरे इसका, कि रोज और कॉलम्स का। तो रोज कितने चाहिए, 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 2 वो प्रिंट हो जाएगा, और कॉलम के आगे मैं कुछ कॉलम्स के लिए कोई वैल्यू सेट ही नहीं करता, तो मेरे ऑल कॉलम्स सेट मुझे प्रिंट होकर दिखाई देंगे यहाँ पर। इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर एंट्रीज ओनली आ चुकी है बॉब एंड चार्ली। ठीक है, बॉब एंड चार्ली 1 और 2 नंबर की दो ही एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमको, दिखाई दे रहे हैं दो एंट्रीज, बॉब और चार्ली। तो ये इस तरह से आप मिडल की वैल्यू जितना भी चाहो उतने मिडल की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप रीड आउट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर अगर मुझे कॉलम चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर चीज हमेशा ये याद रखनी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमेशा जीरो से काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ह्यूमन के रियल लाइफ में जीरो की कोई भी वैल्यूज नहीं है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग्स के अंदर हमेशा जीरो से काउंट होगा। जैसे कि ये मेरा नेम वाला कॉलम्स, ये मेरा 0 नंबर का कॉलम है, एज वाला कॉलम ये मेरा फर्स्ट नंबर का कॉलम है, सिटी वाला कॉलम ये मेरा सेकंड नंबर का कॉलम है, और सैलरी वाले कॉलम ये मेरा थर्ड नंबर वाला कॉलम है। एलिस ये मेरे 0 नंबर की एंट्रीज है, बॉब ये 1 नंबर की एंट्रीज है, चार्ली 2 3 4। मतलब ऑलवेज जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो जीरो से काउंट होगा,
जीरो से स्टार्टिंग होगा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, आप ले लो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, पाइथन ले लो, HTML से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेनी है ले लो आप, उसके अंदर जीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, एज और सिटी का कॉलम चाहिए। नेम, एज, सिटी का कॉलम चाहिए, या फिर मैं दो ही कॉलम लेता हूँ अभी। एज और सिटी का कॉलम ही चाहिए मुझे, दोनों एज और सिटी का कॉलम चाहिए। तो एज वाला कॉलम्स कितने नंबर पर है मेरा, कौन से पोजीशन पर है, कौन बताएगा कौन से पोजीशन पर है ये? फर्स्ट पोजीशन पर है मेरा एज वाला कॉलम, ठीक है। और सिटी वाला कॉलम है मेरे सेकंड पोजीशन पर। तो फर्स्ट से लेके सेकंड तक प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। और मैं अभी इसको रन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर एज और सिटी प्रिंट हो रही है, और ओनली 1 नंबर और 2 नंबर का कॉलम प्रिंट हो रहा है, रोज प्रिंट हो रहा है, और 2 कॉलम्स एज और सिटी का कॉलम प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप लोकेशंस दे सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स लोकेशन दे सकते हो, और आपके हिसाब से जितना भी डेटा आपको एक्सेस करना है, उतना कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए नेम और एज का डेटा चाहिए, सिर्फ नेम और एज चाहिए। तो नेम और एज कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0 नंबर का कॉलम से लेके मेरा 2 नंबर का कॉलम डाल दूंगा, और इसको इंसर्ट कर दूंगा, तो नेम और एज आ गए, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पर चाहिए 1 से लेके 3 तक एंट्री चाहिए। एक फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट नंबर वाला बॉब, चार्ली और डेविड, ये मिडिल की वैल्यूज देखनी है मुझे, तीनों भी वैल्यूज देखनी है। तो यहाँ पर तीनों भी वैल्यूज देखनी है, दैट्स मीन्स 1 से लेके 4 तक, मतलब 1 2 3 प्रिंट होगा, 3 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से। अगर मुझे ऑल लेना, ऑल द रोज लेने, तो मैं पूरी की पूरी वैल्यूज निकाल देता, तो मेरा ऑल द रोज आ जाएंगे, पूरे के पूरे रोज आ गए, ठीक है। मुझे कॉलम्स पूरे के पूरे लेने हैं, और रोज कुछ गिने चुने लेने हैं, 1 से लेके 4 तक मैं ले लेता हूँ रोज, मतलब 3 तक प्रिंट हो जाएंगे। और इसको मैं कर देता हूँ, पूरा का पूरा हटा देता हूँ, तो मेरे ऑल द कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिडल के वैल्यू, एक रेंज देनी है आपको, और रेंज देने के बाद में मिडल के वैल्यू जितने भी वैल्यूज है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। मतलब दैट मीन्स कोई किसी भी कंपनी ने आपको डेटा दे दिया, तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कि पहले तो डीएफ डॉट हेड कर दिया, टॉप की कुछ एंट्रीज पढ़ लिए, फिर उसके बाद में डीएफ डॉट टेल कर दिया, फिर डाउन के बॉटम के कुछ एंट्रीज पढ़ लिए, और फिर डीएफ डॉट आई लॉक कर दिया, और आई लोकेशन से मिडल के कुछ एंट्रीज हमने रीड आउट कर लिए, पढ़ लिए। तो इससे ऐसा हो जाता, कंसिडर हो जाता कि हमने पूरा का पूरा डेटा अंडरस्टैंड कर लिया, या फिर पढ़ लिया पूरा का पूरा डेटा। अंडरस्टैंड करने के और भी स्टेप्स है, लेकिन पूरा का पूरा डेटा रीड आउट कर लिया, ये हम क्रेडिट करके चलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके। किसी कुछ डाउट होगा इसके अंदर तो पूछ सकते हो आप। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टास्क दे देता हूँ आपको, कि मुझे ना डेविड और ईवा की एंट्री प्रिंट करनी है, और उसके अंदर सिर्फ मुझे सिटी और सैलरी कॉलम यूज करना है, इंसर्ट करना है। सिटी और सैलरी कॉलम दिखना चाहिए, और 3 और 4 नंबर के एंट्रीज दिखने चाहिए डेविड और ईवा का, और सिटी और सैलरी सिर्फ देखना है। तो किस तरह से क्या दे दोगे आप, लोकेशंस करके क्विकली भेज सकते हो मुझे।
हो गया सबका ये परफॉर्म करके। ये लिख के ले लो कि फर्स्ट वाले कॉलम के आगे पीछे हम रोज का डेटा इंसर्ट करते, और सेकंड वाले कॉलम के आगे पीछे हम कॉलम्स का डेटा इंसर्ट करते, मतलब कितने रोज चाहिए पहले इंसर्ट करेंगे, फिर कितने कॉलम चाहिए वो इंसर्ट करेंगे। अब इस सेशंस के अंदर अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा इसका, कल सुबह भेज दूंगा मैं। ओके। ये सुनना, फिर हम सिलेक्शन का यूज करेंगे विच इज आवर, मतलब वो जो है थिंग्स है वो हम एक दो लेक्चर्स के बाद में देखने वाले हैं, जब सिलेक्शन के अंदर जाएंगे, हम सिलेक्शन टॉपिक के अंदर, सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग के अंदर जाएंगे, तब हम फिल्टर लगा सकते हो, ऊपर सिलेक्शन कर सकते हो, और फिर बीच में का कोई भी रो नहीं चाहिए आपको, जितने चाहिए उतने ले सकते हो आप अपने हिसाब से। इसके अलावा किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। इजी स्टेप है, इजी है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम ये करना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस लेक्चर्स पर फोकस करोगे, उसको आपने अच्छे से किया है, ये लेक्चर पर फोकस करोगे, तो ये चीजें आ जाएगी। सिंपल चीजें आगे चल के थोड़ी सी मुश्किल बन जाती है ये चीजें, क्योंकि जो सिंपल दिखता है वो होता नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, मल्टीपल रोज ले लो, हेड फाइंड करना, टेल फाइंड करना, फिर आई लॉग से पोजिशन, अलग अलग पोजिशंस देके आपको वो चीजें रीड आउट करना, ये कर लो, ठीक है। कल से तुम थोड़ा हम आगे के टॉपिक पर जाने वाले हैं और बाकी क्या एडवांस चीजें देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो होप सो आज की सेशन में किसको डाउट नहीं होगा। ओके। तो ललित आप सिर्फ लेक्चर में रहोगे, बाकी सारे लेक्चर अगर किसी को कुछ डाउट नहीं होगा तो रिमूव कर सकते हो।